हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। आज कहाँ थे सभी? हाँ जी। तो हाँ, कल अपनी बात हो चुकी थी। थोड़ा उसी से आगे चलेंगे। तो इंटरफेरेंस दो प्रकार के पड़े, एक संतोषी, विनाशी। उसके बाद अपन ने हल्का सा ये पढ़ा कि स्पष्ट यानी कि क्लियर, स्टडी, स्थिर व्यक्तिकरण कैसे प्राप्त करना है एक्सपेरिमेंट के दौरान। और उसके बाद अपन ने तरंगाग्र का सिद्धांत पढ़ा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें एक शब्द आया था, कला संबद्ध स्रोत। क्या आया था? कला संबद्ध स्रोत। कोहेरेंट सोर्स। ये कुछ इस प्रकार का एक शब्द उसके अंदर आया था। तो इसकी भी चर्चा हुई थी कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और कौन कौन से कोहेरेंट सोर्स होंगे, कला संबद्ध स्रोत कब होगा और कौन कौन से सोर्स होंगे, इसकी बात हो चुकी थी। आज और क्लियरली इसको अपन देख लेते हैं, कौन कौन से कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स। तो अब जो हेडिंग बनेगी वो ये है, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। पीडीएफ वैसे आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको, मैं इसका आज बैकग्राउंड चेंज करके चलूँ बैकग्राउंड। ये ठीक है? सामने तो दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा ये लेकर के चलो, या कोई और लेकर के चलें, ये लेकर के चलें, यही लेकर के चलेंगे। तो हेडिंग रहेगी, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला संबद्ध प्राप्त करने की विधियां। ठीक है?
हाँ, तो ये आ जाएगा मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। अब इसमें दो मेथड पढ़ने हैं, ऐसे अपन थोड़े थोड़े तरीके से पढ़ेंगे। कैसे दो मेथड पढ़ने हैं? ये दो मेथड हैं। कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के कितने मेथड हैं? दो मेथड। तो एक तो ये कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। एक मेथड तो कोहेरेंट सोर्स का जो है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो बड़ा कर देते। तो एक सोर्स तो है बाय डिवीजन, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो इसी में आ जाना चाहिए है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और दूसरा जो मेथड है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक तो मेथड है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा मेथड है बाय डिवीजन ऑफ, कोई मेथड है, तीसरा नहीं। अच्छा, अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी को बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को कहेंगे तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। इसके विभाजन द्वारा, तरंगाग्र के विभाजन। ये है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। और ये है आयाम के विभाजन द्वारा। ये किसके द्वारा है? आयाम के विभाजन। कोहेरेंट सोर्स की अगर मैं बात करूं, होते क्या है, ये भी मैंने बोला था कि लाइट है और आप उस लाइट को किसी सोर्स पे डाल रहे हैं और कहीं दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा है और वो लाइट उसको दो जगह से आती हुई नजर आ रही है। क्या हो रही है? दो जगह से आती हुई नजर आ रही है। तो उस व्यक्ति के लिए ये है कि उसको दो सोर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दोनों सोर्स किसी एक सोर्स से बने हैं। जैसे अब सूर्य का प्रकाश आया और बीच में आपने प्रिज्म लगा दिया, तो प्रिज्म उसको ब्रेक करेगा और वहां से मान लीजिए वो दो जगह लाइट भेजता है और कोई किसी व्यक्ति को वो लाइट दो जगह से आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए तो दो सोर्स है ना। के लिए क्या है? दो सोर्स हैं। लेकिन वो दोनों सोर्स किसकी? सूर्य की लाइट से बने हैं। तो सोर्स जहाँ से उद्गम हुआ है, ओरिजिन पॉइंट जो है, वो तो एक ही है। तो अगर अब ये दोनों जो सर वेव फ्रंट बनेंगे, वो दोनों कैसे होंगे? कोहेरेंट सोर्स। जहाँ से बच्चे को आती हुई नजर आ रही हैं दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ के अभी 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 नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चल के मान लीजिए यहाँ प्रिज्म रखा हुआ है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है। तो यहाँ से लाइट आ रही है, इस तरीके से जा 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 रही है। मान लीजिए इनके सामने पर्दा रखा हुआ है, यहाँ से लाइट ऐसे गई और यहाँ से इस तरीके से गई,
से इस तरीके से गई और यहाँ से इस तरीके से। तो इसको ये दो जगह यहाँ से और यहाँ से नजर आती हुई आ रही है, और ये दो जगह इधर से और इधर से आती है। तो वो कहेगा कि दो सोर्स हैं, ये भी कहेगा दो सोर्स हैं, ये भी कहेगा दो सोर्स हैं, लेकिन दो सोर्स नहीं है एक्चुअल में। क्या है ये? एस है। सोर्स क्या है? एस है। लेकिन देखे कौन कौन से रहे हैं? S1 और S2। कौन कौन से सोर्स दिख रहे हैं? S1 और S2। है सोर्स एक ही, लेकिन दो दिख रहे हैं। तो S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध। S1 और S2 क्या है? कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत। तो ये एक तरीके से ये जो मेथड्स ऑफ वेव फ्रंट का है, ये मेथड्स भी है वेव। तो सबसे पहले इसमें से बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला अपन ले लेते हैं। तो पहले कौन सा ले रहे हैं? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर है? पहले कौन सा ले रहे हैं? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बाय डिवीजन और वेव फ्रंट का क्या मतलब है? तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। क्या मतलब है इसका? तरंगाग्र के विभाजन हाँ जी। तो तरंगाग्र अब इसमें क्या करना है? तरंगाग्र को दो भागों में तोड़ना है, जिससे सामने वाले को ये नजर आए कि ये जो वेव्स है वो कितने जगह से आ रही है? दो जगह से आ रही है। लेकिन उनका उद्गम सोर्स जो है, उनका जो ओरिजिन सोर्स है, वो कहाँ से? वो एक ही जगह। तो इसके लिए मान लीजिए कि मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कोई सोर्स है, ठीक है, और इसके सामने कोई स्लिट्स रखी हुई है इस तरीके से। बिल्कुल बीचों बीच ले लेते हैं अपन को। तो यहाँ से मान लीजिए लाइट चलती है, ठीक है, ये एस है। तो जब ये लाइट इधर पहुंचेगी तो यहाँ इस तरीके से जाएगी, और यहाँ से निकलेगी तो इस तरीके से निकलेगी। ये फिर बन गया S1 और S2। और सामने मान लीजिए एक पर्दा रखा हुआ है, कर्टेन, और उस कर्टेन पे ये भी लाइट भेज रहा है और ये भी लाइट भेज रहा है। मान लीजिए P पॉइंट है, तो दोनों सोर्सेस पे है, तो P पॉइंट को तो ये लगा ना कि एक जो सोर्स है वो दो हैं, लेकिन लाइट तो यहाँ से जा रही है। इसने ये डिवीजन हो गया है, लेकिन यहाँ वेवलेंथ, डिस्टेंस, ये वेवलेंथ इसका, एम्पलीट्यूड इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी सब लगभग एक जैसा जाएगा। अगर सब एक जैसा जाएगा और वहाँ उसको प्रतीत होगा कि दो सोर्स हैं अलग अलग, तो ये दोनों जो सोर्स हैं वो कोहेरेंट सोर्स, किसी एक से ही प्राप्त हुए हैं, तो ये कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स को समझने के लिए अपन क्या करते हैं? कि जैसे ज़्यादा बड़ा है,
ये मान लीजिए प्रिज्म है। क्या भी हो गया? सब बड़ा आ रहा है। ये टेढ़ा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ये एक प्रिज्म बना। ठीक है। अब मान लीजिए कि इनके सामने से कोई ये सोर्स रखा हुआ है, जैसे यहाँ सोर्स रखा हुआ है। मैं हाथ से ही चलाऊंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा फालतू की। यहाँ सोर्स रखा हुआ है S1, और इसके सामने पर्दा लगा देते हैं अपन, जैसे यहाँ बहुत बड़ा आ रहा है पर्दा। ये लगा दिया अपन ने पर्दा। अब प्रिज्म आप बढ़ाए जाएगा तो अपवर्तन होगा, परावर्तन भी होगा। तो प्रकाश किरण जब सामने से आएगी, तो मान लीजिए जैसे यहाँ से गई सोर्स से यहाँ पहुंची, और एक प्रकाश किरण जाती है वो यहाँ ठीक है, दो पहुंची। और एक यहाँ पहुंची, और एक मान लीजिए इधर पहुंची, इधर पहुंच। सामने पर्दा है। जब भी प्रकाश किरण जब टकराएगी, ठीक है, जब इससे टकराएगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। थोड़ी सी घूमी, सीधी इधर चली, ये वाली सीधी इधर चलेगी, थोड़ा सा अपवर्तन। और ये इससे
घूम करके कहाँ आ गई, आ गई, और ये यहाँ से घूम करके कहाँ चली गई, इस पे चली। ये पर्दा है। हाँ जी, ये जो प्रिज्म है ये यहाँ 179 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ हाफ डिग्री का, और यहाँ कितने का, हाफ डिग्री का एंगल। यानी कि ये एंगल्स बहुत छोटे हैं। प्रिज्म आप अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल खड़ा है। कैसा है, 180, थोड़ा सा ही तो मुड़ा हुआ है लगभग। कैसा है, 180 पर है, हल्का ऐसा ही तो मुड़ा हुआ है। तो ये पर्दा हो गया आपका। अब जाने वाला प्रकाश कहाँ से है, एस से जा रहा है। प्रकाश का ये प्रकाश स्रोत है ऐसे, प्रकाश स्रोत क्या है, एस है। तो जाने वाला प्रकाश कहाँ से जा रहा है, एस से जा रहा है। अब आप कहेंगे कि S1 S2 कहाँ गए, इसमें कहाँ से दिखाई देंगे। तो देखो, ये यहाँ जो खड़ा है ना, चेक करता हूँ, ये यहाँ जो खड़ा है ना, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से नजर आ रही है, कहीं इधर से आती हुई नजर आ रही हो। थोड़ा ये बोर्ड अब इस समय छोटा पड़ेगा, क्योंकि S1 कहीं यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है और S2 कहीं यहाँ से। समझ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको इधर से थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, तो आपको लगेगा बिल्कुल सीधा है। ये बिल्कुल सीधा, मतलब ये खिसक करके ऐसे मान लो कि यहाँ है प्रिज्म, तो यहाँ आएंगे तो ये प्रकाश किरण जो है वो बिल्कुल इतनी सी जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से दिखाई देगी। कि ये यहाँ से नहीं दिखाई देगी, यहाँ से दिखाई देगी। दिख रहा है ना। मैं अगर आपको डॉट डॉट करके बता दूं कि ये डॉट 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 से जा रहा है, तो ये जो प्रकाश किरण है सामने वाले को कहाँ से दिखाई दे रही है, यहाँ से, S1 से। ये कहाँ से दिखाई दे रही है, कि S1 से आ रही है। तो ये कहाँ से दिखाई दे रही है फिर, तो इसका भी मैं अगर वो कर लूँ, ये S2 सोर्स है, तो ये वाली जो प्रकाश किरण है ये कहाँ से दिखाई दे रही है, S2 सोर्स से जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा घूम रही है क्योंकि प्रिज्म थोड़ा छोटा है, तो ये बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। तो फिर ये S1 और S2 दोनों सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। एक्चुअल सोर्स तो क्या है, S, लेकिन जब पर्दे पे अपन देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी, पर्दा का मतलब क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है। तो ये जो कर्टेन आप लगाते हैं इसका मतलब ही सूक्ष्मदर्शी, तो पर्दा पर देखने का मतलब सूक्ष्मदर्शी में अपन देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप के जब अंदर इसको देख रहे हैं, तो फिर अपन को ये कहाँ से दिखाई दे रही है, एक तो दिखाई दे रही है कि S1 सोर्स से आ रही है, और दूसरी दिखाई दे रही है कि S2 सोर्स से आ रही है। S सोर्स तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो S1 और S2 से जाने वाला जो लाइट है वो क्या है, वो कहाँ से है, ये दोनों S1 S2 फिर क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। क्योंकि इनका सोर्स, मेन सोर्स क्या है, S है। एक्चुअल में तो ये कहाँ से जा रही है, S से जा रही है, लेकिन इनको दिखाई कहाँ से पड़ रही है, एक S1 से दिखाई पड़ रही है और एक S2 से दिखाई पड़ रही है। तो थोड़ा कलर का अपन रवैया देख लें। ये है S1, ये है S1, और ये है S2। तो दोनों कैसे सोर्स हैं, ये कोहेरेंट सोर्स। तो एक मेथड जो हमें मिला है वो किसके द्वारा मिला है, इसमें क्या हुआ है कि जाने वाला सोर्स क्या था, कि इस तरीके से वेव फ्रंट को भेज रहा था गोली, बिंदुवर सोर्स है। कैसा सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है। तो वो कहेगा कि इट इज नेसेसरी इन दिस मेथड, इस मेथड के लिए यह आवश्यक है कि दैट द लाइट सोर्स मस्ट बी ए पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स है ना। जब भी आप वेव फ्रंट का डिवाइड करोगे तो इसके लिए क्या है, इट इज नेसेसरी
in this method that the light source must be a point source. कैसा होना चाहिए? बिंदुवत सोर्स होना चाहिए अगर आप तरंगाग्र का विभाजन कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो ये यहाँ से तरंगाग्र जा रहा है और ये तरंगाग्र आता हुआ एक तो दिख रहा है S1 से और एक कहाँ से दिख रहा है S2 से। तो ये जो तरंगाग्र था ये दो भागों में क्या हो गया? विभाजित हो, क्योंकि इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ऐसे है, बाकी की दो S1 और S2 से हो जाती। तो ये जो मेथड है वो क्या है? किसका मेथड है? ये जो मेथड है ये है बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि है। इसमें लिख रहा है कि वो इन दिस मेथड, क्या लिखता है? इन दिस मेथड द इंसिडेंट वेवफ्रंट इज डिवाइडेड इनटू टू वेवफ्रंट यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। परावर्तन और अपवर्तन मेथड के द्वारा वो आपतित तरंगाग्रों को दो तरंगाग्रों में विभाजित करता है। इस विधि में या इस मेथड के द्वारा आपतित तरंगाग्रों को परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना? और दोनों जो वेवफ्रंट हैं वो दो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त तरंगाग्रों के कैसे होते हैं? दोनों कला संबंध जो जिसका तरंगाग्र होता है वो दोनों कला संबंध से प्राप्त तरंगाग्रों के कैसा होता है? तुल्य होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये मेथड था, पर इसके लिए नेसेसरी क्या है? इट इज नेसेसरी टू इन दिस मेथड लाइट सोर्स मस्ट बी ए पॉइंट सोर्स। कैसा होना चाहिए? बिंदुवत सोर्स। अगला जो मेथड है उसकी अपन बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा आएगा? बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। किसके द्वारा है? बाय डिवीजन ऑफ रह गया, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। किसके द्वारा? आयाम के विभाजन द्वारा। आयाम के विभाजन द्वारा। इसमें भी ये क्या आ गया? किस तरीका? आयाम के विभाजन, ये सेकंड मेथड है, पहला मेथड था तो ये सेकंड मेथड है। इसमें भी क्या है? इसमें एम्पलीट्यूड ब्रेक होगा, तो उसके लिए तो नेसेसरी था कि उस लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स होना चाहिए। इसके लिए पहले से ही बता दूं आपको, ये नेसेसरी है कि लाइट सोर्स एक लीनियर सोर्स होना चाहिए, विस्तृत प्रकाश स्रोत होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। इसके लिए ये नेसेसरी है। तो इट इज नेसेसरी इन दिस मेथड लाइट सोर्स मस्ट बी ए लीनियर सोर्स, मस्ट बी एक्सटेंड, और अब कह सकते हैं स्टडी, या फिर कैसा होना चाहिए? लीनियर सोर्स होना चाहिए। एक्सटेंड सोर्स होना चाहिए।
अब इसमें क्या होता है कि कोई अपन जैसे मान लीजिए कोई पानी का बुलबुला लें, या पानी के अंदर ऑयल डाल करके उसकी एक परत बनाएं, कोई कांच ले लें, ग्लास का टुकड़ा, ठीक है, कोई क्रिस्टल वगैरह हो, इस तरीके का कोई अपन सोर्स ले रहे हैं, इसमें क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। पार्शियली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, टू टाइप्स में डिवीजन। तो वहाँ भी हमन को हमको ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो किसी एक सोर्स से ना करके किन्हीं दो सोर्सों से आ रही है, वो दोनों सोर्स कैसे होंगे, कोहेरेंट। तो सब कुछ जब लाइट का एक जैसा लगेगा तो अपन कहेंगे कि कहीं से भी आ रही हो, जो दोनों सोर्स दिखाई दे रहे हैं वो कोहेरेंट सोर्स। हाँ जी, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फिल्म ली है अपन ने, ठीक, और इस फिल्म पे क्या किया अपन ने, एक प्रकाश लाइट डाली, जैसे ये डाल दी। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही होंगे। आप जानते हैं कि ये पार्शियली ब्रेक होगी, तो ये रिफ्रैक्शन हुआ, और इधर अब एक आप जानते हैं यहाँ एक परपेंडिकुलर होता है, थोड़ी सी ये इधर झुकेगी परपेंडिकुलर साइड में, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हुआ। मान लीजिए ये सोर्स एस से है, और ये मान लीजिए यहाँ कोई आर, कोई रे है, R1 मान लीजिए, आर ही मान लीजिए। अब इस पॉइंट पर जब ये आएगा तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होगा, तो जिस तो डायरेक्शंस दोनों की एक जैसी होगी। ये थोड़ा छोटा पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, कोई नहीं, चलो यहाँ से। और यहाँ आप जानते हैं कि ये थोड़ी सी अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, इसका कोई मतलब है नहीं, इधर आ जाएगी। और यहाँ भी अविलंब आएगा तो थोड़ी सी दूर हट जाएगी। ये मान लीजिए आर डैश है, ये क्या है, आर डैश है। अगर अब आपसे कोई कहता है कि R1 और आर डैश, यहाँ मान लीजिए मैंने कहीं जा कर के इधर आंख बनाई है इस तरीके से, तो वो आर और आर डैश दोनों को देख रही है। ये एस है, और ये आर है, और ये आर डैश है। तो उस आंख पर तो ये दोनों, ये तो कहाँ से दिखाई दे रही होगी, यहाँ से आती हुई नजर आ रही होगी। ये मान लीजिए S1 है, और ये कहाँ से नजर आ रही होगी, इधर कहीं से आती हुई नजर आ रही होगी, S2 है। ये क्या है, S2 है। अभी ये मेथड्स पढ़ रहे हैं अपन, और बाद में ये मेथड्स इतना रूप विकराल रूप ले लेंगे कि अगर ये मेथड्स नहीं आए तो जब बड़ी बड़ी डेरिवेशंस अपन पढ़ेंगे और ये मालूम नहीं है अपन को, तो प्रॉब्लम खड़ी होने वाली। तो इनको जितना अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर बाद में तो क्या है कि बस ये है कि कैसे कैसे करना है, ये सब बस थोड़ा थोड़ा बता करके भी आगे बढ़ सकते हैं, अभी से अगर पूरी जानकारी ले लें। तो S1 S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्स है, और इसमें एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो आने वाली तरंग है वो दो भागों में, एक तो रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है, और इसमें पार्शियली रिफ्रैक्शन होगा और पार्शियली
रिफ्रैक्शन होगा, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन की घटना होगी, जिसके कारण जो लाइट सोर्स है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और जब सामने वाली आंख दोनों प्रकाश किरणों आर और आर डैश को देखेगी तो उसको लगेगा कि ये कहीं एस से ना करके S1 और S2 से आ रही है। तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्स। क्या होंगे, कोहेरेंट सोर्स। अब इसके लिए क्या है आवश्यक है, तो इट इज नेसेसरी टू इन दिस मेथड that the light source must be linear source, विस्तृत होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए। तो ये आपका ये सेकंड मेथड था। अब वो जो पढ़ने वाले हैं थॉमस यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और उसमें भी अपन को क्या ज्ञात करना है, फ्रिंज विड्थ। आपको फ्रिंज छोड़, थॉमस यंग के द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। फ्रिंज विड्थ डिटर्मिनेशन यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज जानते हो क्या होते हैं? ये आपको गोलाकार भी मिलेंगी, मतलब ये भी मिले। अब सोच, कभी कला के अंदर गए हो, कोई लाइट का कोई प्रयोग देखा हो, तो उसके अंदर आपको कभी, जब अपन फ्रिंज की बात करते हैं देखते हैं तो लाइनें दिखाई देती हैं, और कभी कभी जो फ्रिंज हैं वृत्ताकार दिखाई। तो न्यूटन्स वलय में जब वलय बनती हैं, आगे पढ़ने वाले हैं अपने, तो वो वृत्ताकार दिख, और ये यंग ब्रेसलेट है, इसमें लीनियर बनती है। अपन को करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड पे से कितनी आपने मीजर की है, राइट हैंड पे कितने की, उसके अंदर एक वायर, जो तो अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो अब जो आने वाला है वो है थॉमस यंग द्विस्लिट प्रयोग। तो मैं हेडिंग बना देता हूँ, फ्रिंज विद, फ्रिंज विड्थ, विड्थ होती है चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन यूजिंग यंग्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट है ये अलग अलग कैसे हो गए दोबारा। डिटर्मिनेशन फ्रिंज विड्थ विड्थ डिटर्मिनेशन, एक साथ लिखना पड़ता है, डिटर्मिनेशन यूजिंग यंग्स
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ जी। इसको क्या हो रखा है, पहले हिंदी में लिखता हूँ चलो। थॉमस यंग के स्विस स्लिट, क्या बाइप्रिज्म भी बोलते हैं, बाइप्रिज्म प्रयोग के द्वारा फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंजों फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ डिटर्मिनेशन यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। परीक्षा में कई बार भी पूछा जाता है इसको भाई, तो इसको अच्छे से ले लें और अच्छे से समझ लें। हाँ जी, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है देखिए। चलो भाई आ जा इधर, इधर आ जा, क्या होता ही नहीं। ये लिया, एक ही ले लेता हूँ। ये ले लिया, सामने पर्दा ले लेता हूँ। सामने मैंने पर्दा ले लिया, देख पूरा एक पर्दा बना दिया मैंने।
ये कोहेरेंट सोर्स हैं S1 S2। अब मैंने कहा था कि अगर याद है तो बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कहाँ कहाँ से बने, ये दो हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, यहाँ S रहा होगा, मान लेते हैं ये 2D के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D है, और ये सोर्स से यहाँ इस पर्दे तक की सीधी जो दूरी है वो मान लीजिए कैपिटल D है, और यहाँ में बी नॉट मान लीजिए यहाँ सेंट्रल साइनिंग फ्रिंज बनती है, यहाँ केंद्रीय चमकीली फ्रिंज बनती है। अच्छा, जब इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि चमकीली बनती है सेंटर पे, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, क्योंकि संपोषी की घटना होती है, फिर विनाशी, फिर संपोषी, विनाशी, संपोषी, विनाशी, वो उसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो कभी उजाला तो कभी अंधेरा, कभी उजाला तो कभी अंधेरा। ठीक है, तो इसमें बनने वाली फ्रिंजें कुछ इस टाइप की बनेंगी, इस तरीके से। तो चमकीली भी होंगे और काली भी होंगे, दो चमकीली के बीच में एक काली होगी, दो काली के बीच में एक चमकीली होगी, इस तरीके से रहेगी इसकी। दो काली के बीच में एक चमकीली और चमकीली के बीच में काली, और एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं अपन पढ़ेंगे उसको जैसे पूरा बिल्कुल एक एक सेपरेट ऑपरेटर से लेकर के। तो दिस इज, ये प्रकाश लाइट हैं दोनों, ये डिस्टेंस है तो आप इसको इन पे तीर नहीं लगा सकते। ठीक, और मान लीजिए यहाँ कोई, इसको पी एन लिख रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए nth साइनिंग फ्रेम बनती है, एन बी चमकीली फ्रिंज बन, कैसी फ्रिंज बनती है, चमकीली। तो ये nth ब्राइट फ्रिंज है और ये आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कलर चेंज करके ले दिखाई नहीं देगा आपको, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्स एन, कितना है, एक्स एन है, और ये जो डिफरेंस है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 2D है और ये बिल्कुल सेंटर में है। तो ये अगर इसकी डिस्टेंस आप जानना चाहते हो तो ये डी है, डी है, और इसका भी डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी डिफरेंस कितना, डी है। डिस्टेंस कितनी ली है, 2D ली है, तो बिल्कुल बराबर बराबर देखेंगे तो टू जगह डी हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए इसको मैं पी बोल दूं, एन बोल दिया, चलो इसको एन बोला, तो टोटल एक्शन है, और ये यहाँ से यहाँ तक डी है, तो ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये वाली, इसकी बात करूँ तो ये होगी एक्स एन माइनस डी, कितनी होगी ये, एक्स एन माइनस, डिफरेंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये कितनी होगी, एक्स एन माइनस डी होगी। तो मैं कह रहा कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, डबल स्लिट जहाँ दो ही स्लिट हैं, एक S1 S2, दो कोहेरेंट सोर्स स्लिट बने, तो अपन को जो फ्रिंजें बनेंगी, जैसे यहाँ एक चमकीली बनी, फिर काली बनी होगी, फिर चमकीली बनी, फिर काली बनी होगी, फिर चमकीली बनी, काली, तो मैंने कहा कि ऐसे एक दो तीन चार पांच और कोई एन भी चमकीली ले ली, तो एन चमकीली फ्रिंज जो है और एन माइनस वन जो चमकीली फ्रिंज है, इन दोनों के बीच की दूरी, या पहली और दूसरी के बीच की दूरी, फ्रिंज विड्थ तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो एक्स एन माइनस वन
ये जो निकालना है अपन को, ये फाइंड आउट करना है। तो एक्शन तो क्या है, एक पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस है। तो मैंने कहा चमकीली केंद्र पे बैठी हुई है, केंद्र से इसकी दूरी एक्सन इतनी है, इसका पाथ डिफरेंस इतना है, तो एक्सन -1 जो इससे पहली वाली होगी उसका पाथ डिफरेंस कितना है। तो फिर अगर दोनों आ जाए तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही उन दोनों के बीच की क्या होगी, फ्रिंज बिट होगी। वही दोनों के बीच की क्या होगी, फ्रिंज बिट होगी। तो मुझे ओवरऑल करना क्या है, एक्सन फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्स है, और B0 जो सो कर्टेन पे पॉइंट है उस ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। एक्सन डिस्टेंस पर आपकी PN पर जो एन भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो इस तरीके तो मुझे जाना पड़ेगा एक, ये देखो एक ट्राइंगल बन रहा है S1NPN का। तो पहले अपन इसमें जाएंगे, यहाँ से S1PN फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से अपन S2PN फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक तो सबसे पहले S2PN और S1PN फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ, तो ये मैटर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। S1PN फाइंड आउट करने के लिए अपन को S1NPN में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, S1 ट्रायंगुलर S1NPN। तो क्या होगा इसमें, S1PN का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1N का होल स्क्वायर प्लस NPN का स्क्वायर। आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना। S1PN का स्क्वायर, तो ये देखो ये D है, ये कितना है, D स्क्वायर, और ये कितना है, XN माइनस D का स्क्वायर। अगर आप तरीके से चलें तो यही है ना, क्लियर। अब S1PN अगर मैं किसी तरीके से फाइंड आउट कर लेता हूँ, और S2PN, S1PN अगर मिल गया तो S2PN तो सरल है, अपन इसी प्रकार करके भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी नहीं। बस ये करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है एक मिनट। बस S1PN आपने निकाल लिया, S2PN निकाल लिया, तो S2PN माइनस S1PN इनका पाथ डिफरेंस निकल, क्या निकल करके आ जाएगा, पाथ डिफरेंस निकल। और पाथ डिफरेंस अगर निकल करके आएगा तो चमकीली कब बनेगी और काली कब बनेगी, इसके लिए आपको पता है कि अगर संपोषी की घटना हुई तो चमकीली बनेगी, जिसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, कलांतर कितना लिया था जब अपनी बात हुई थी कलांतर पर, तो जब कलांतर 0 या 2 पाई रखा था कि नहीं रखा था, तब संपोषी की घटना हो रही थी। और पाई 3 पाई रखा था तब विनाशी की घटना हो रही थी, यानी कि यहाँ तो आपका कंट्रैक्टिव इंटरफेरेंस था, और पाई 3 पाई पर आपका कौन सा था, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। तो डेस्ट्रक्टिव में काली बनेगी, और कंस्ट्रक्टिव में आपकी कैसी बनेगी, ब्राइट बनेगी, और वहाँ ब्लैक बनेगी डेस्ट्रक्टिव में, यानी विनाशी में ब्लैक बनेगी और कंस्ट्रक्टिव में कैसी बनेगी। तो ये जो पाथ डिफरेंस निकल करके आएगा, मैं आपको बता दूं कि S2PN माइनस S1PN, ये जो पाथ डिफरेंस जो भी निकल करके आएगा, उसको अगर मैं किसके बराबर कर दूं, 0 या 2 पाई कुछ इस तरीके के कलांतर के बराबर कर देता हूँ, पथांतर अलग होता है, तो ये पथांतर है। तो अपना जब 2 पाई कलांतर होता है तब पथांतर कितना होता है, ये आप देख लेना, लेमडा। और जब पाई कलांतर होता है तो पथांतर λ/2 होता है, इस तरीके से रहता है। तो अगर हम
इसको लैम्डा के बराबर करते हैं और एन फ्रेंच की बात हो रही है तो एन लैम्डा के बराबर कर दे देंगे, ये अपन समझेंगे। और यहाँ लैम्डा बाई 2 आ रहा है तो इसको एन लैम्डा बाई या 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ तो बनेगी चमकीली फ्रिंज और यहाँ बनेगी काली फ्रिंज। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आज रहेगा अपना